अब जो है अष्टम मैथ में अभी तक जो आपको प्रॉब्लम बताया गया उसके आगे जो है अगला जो चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुजों को समझना। इससे संबंधित कुछ नियम हैं और इसके पहले जो आपको रेखागणित में सप्तम में जो पढ़ाया गया है उसके आधार पर कुछ सामान्य बातें हैं जिनको आपको समझ करके कॉपी में लिखना है। तो पहले इसको समझ लीजिए और इसी के आधार पर आपका जो है एक्सरसाइज के सवाल लगेंगे। तो एक एक पॉइंट को पहले समझेंगे। पहला, जैसे एक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, इसको आपको कॉपी में लिखना है। ए क्लोज्ड कर्व्ड मेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। फॉर एग्जाम्पल ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। जैसे फिगर बना हुआ है ये ABCD ये क्वाड्रिलेटरल है जिसको हम चतुर्भुज बोलते हैं। तो ये तो हो गया चतुर्भुज, यानी चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को जो है चतुर्भुज कहते हैं। अब आपको जो है कर्व क्या है ये समझना है। कर्व किसे कहते हैं, जिसको आपको पिछली कक्षा में बताया गया है, फिर आपको उसी को ध्यान दिलाना है। ए कर्व विच डज नॉट कट इटसेल्फ इज कॉल्ड एन ओपन कर्व। यानी ये जो कर्व होता है, एक कर्व जो होता है जो अपने आप को कहीं पर काटे नहीं, इसे हम ओपन कर्व कहते हैं। ओपन कर्व यानी जो खुला हुआ कर्व हो। और जो बंद कर्व होता है वो होता है व्हेयर एज ए कर्व विच कट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड ए क्लोज्ड कर्व। तो ये क्लोज्ड कर्व और ओपन कर्व का जो है डिफिनीशन है, इस तरह से इसको कहा जाता है। द क्लोज्ड कर्व विच डू नॉट क्रॉस देमसेल्व्स आर कॉल्ड सिंपल कर्व्स। यानी जो क्लोज्ड कर्व होता है, जो विच डू नॉट क्रॉस देमसेल्व, जो अपने आप को क्रॉस न करे, उसे हम सिंपल कर्व्स कहते हैं। सिंपल कर्व्स कहते हैं। गणित में इस सिंपल कर्व को जो है, जो एक रेखा जो होता है उसको भी हम सिंपल कर्व कहते हैं। तो यही चीज़ आपको लिखा गया है। इन मैथमेटिक्स ए कर्व कैन बी स्ट्रेट आल्सो। यानी जैसे हम कोई सीधी लाइन खींचते हैं तो गणित में उसको भी कर्व कहते हैं। कर्व का जो मतलब होता है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन यहाँ मैथ में जो एक रेखा से बना हुआ आकृति होता है या एक रेखा, जो रेखाओं के द्वारा जो आकृति बनती है उसे भी हम कर्व शब्द से ही लिखते हैं, बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका, जो आपको पूर्व में बताया गया है और इसको पुनः एक बार याद दिलाया गया। इसको आप लिख करके इसको फिर से याद करेंगे। अब आता है बहुभुज। बहुभुज जिसको बोलते हैं पॉलीगन्स। तो पॉलीगन्स क्या होता है? पॉलीगन्स जो होता है, तीन अथवा तीन से अधिक भुजाओं वाली जो बंद आकृति होती है उसे बहुभुज कहते हैं। अब कम से कम तीन भुजाओं वाली आकृति हो और उससे अधिक जितना भी भुजाओं वाली आकृति हो, सब वो बहुभुज कहलाता है। इसी को यहाँ पर बताया गया है। ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली द लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए पॉलीगन। द सिंपलेस्ट पॉलीगन इज ए ट्रायंगल। यानी जो सबसे छोटा जो पॉलीगन होता है, बहुभुज होता है, वो त्रिभुज होता है। फिर कहता है लेट अस क्लासिफाई द पॉलीगन्स। पॉलीगन्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स। यानी भुजाओं के अनुसार हम यहाँ पर जो बहुभुज हैं उनको जो है
क्लासिफाई कर रहे हैं और वह नीचे दिया गया है। जैसे 3 भुजाओं वाली जो पॉलीगन्स होगा जिसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। इसी तरह से अगर 4 भुजा वाली आकृति है जिसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। 5 भुजा वाली अगर आकृति है तो उसको हम पेंटागन बोलते हैं। इसी तरह से 6 भुजा वाली आकृति है तो उसको हम हेक्सागन बोलते हैं। इसी तरह से 7 भुजा वाली है हेप्टागन, 8 भुजा वाली है ऑक्टागन, 9 भुजा वाली है नोनागन, 10 भुजा वाली है डेकागन। इसी प्रकार इससे अधिक यानी n भुजाओं वाली आकृति को हम n-गॉन बोलते हैं। तो जिस आकृति में जितनी भुजाएं होते हैं उसी भुजाओं के अनुसार उनका जो है नाम रखा जाता है, उनके नाम को इस प्रकार से बोला जाता है। अब इसके बाद जो है आपका अगला है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। ये कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉनकेव क्या होता है? तो जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव होता है, जैसे जो ए पॉलीगन ईच ऑफ व्हिच इंटीरियर एंगल्स इज लेस देन 180 इज कॉल्ड ए कॉन्वेक्स। यानी ऐसा बहुभुज जिसका जो अंतः कोण जो होता है वह 180 अंश से अगर कम है तो उसे हम कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलते हैं। अदरवाइज इट इज़ कॉनकेव पॉलीगन, अन्यथा वह अवतल पॉलीगन कहलाता है। अब ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या है फिगर के द्वारा समझेंगे। जैसे ये कॉन्वेक्स जो होता है ये इस तरह से होता है, ये कॉन्वेक्स का जो है फिगर है ये बाहर की तरफ ऐसे उभरा होता है और कॉनकेव में जो है ऐसे दबा हुआ होता है बीच में। ये कॉनकेव है, ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स का जो है फिगर है जिसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो अगला आपका है विकर्ण। ये विकर्ण क्या चीज़ है? जैसे डायगोनल जिसे हम कहते हैं। विकर्ण जो होता है ऐसी लाइन जो 2 कोने को, शीर्ष को या वर्टेक्स को मिलाए और नॉन कंसेक्टिव यानी जो है जैसे ए है, जैसे यहाँ से अगर आप चलते हैं तो एक छोड़ करके दूसरा उसको आप मिला दीजिए तो उसे हम डायगोनल कहते हैं। तो द लाइन कनेक्टिंग एनी टू नॉन कंसेक्टिव, नॉन कंसेक्टिव का मतलब जो क्रमशः न हो, वर्टिसेस इज कॉल्ड ए डायगोनल। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ दिया गया है, एक मान लो चतुर्भुज है ABCD। अब इसमें जो है अगर हम A से चलते हैं, अब इसको एक छोड़ करके C से मिला दें तो AC जो है ये डायगोनल हो गया। इसी तरह से अगर हम यहाँ D पॉइंट से चलें और एक छोड़ करके फिर B को मिला दें तो ये B और D को मिलाने वाला जो ये रेखा है इसी को डायगोनल बोलते हैं। ये हिंदी में इसको विकर्ण भी कहते हैं। अब उसके बाद है रेगुलर पॉलीगन, समबाहुभुज। ये समबाहुभुज क्या होता है? जब किसी भी पॉलीगन यानी बहुभुज के सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होते हैं तो उसे हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। उसी को यहाँ पर लिखा गया है, ए रेगुलर पॉलीगन हैज साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर्स। यानी जब किसी पॉलीगन के सभी भुजाएं और उसके सभी कोण बराबर हों, बराबर माप के हों तो उसे हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, जैसे जिसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। यानी समबाहु त्रिभुज की क्या विशेषता होती है? उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और उसके प्रत्येक कोण भी, तीनों जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ऐसे आकृति को हम रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। यानी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, देयरफॉर इट इज़ ए रेगुलर पॉलीगन, इसलिए यह रेगुलर पॉलीगन है। इसी तरह और भी आकृतियाँ, जैसे स्क्वायर होता है, स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, यानी उसकी सभी कोण और सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, इसलिए वह भी रेगुलर पॉलीगन हो गया। तो इस प्रकार से रेगुलर पॉलीगन इसे कहते हैं।
अगला आपका है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब जो कोणों, किसी भी आकृति के कोणों के योग का गुण। तो पहला इसमें है जैसे द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, यानी एक चतुर्भुज के जो अंतः कोण होते हैं उनके सभी कोणों का योग जो है 360 अंश होता है। अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। अब अगर मान लीजिए उनके भुजाओं को अगर हम बढ़ा दें, इफ़ द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर द सम ऑफ फोर एक्सटीरियर एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 360 डिग्री, यानी उसके सभी बाह्य कोणों का योग भी 360 अंश होता है। तो इस प्रकार से ये एंगल सम प्रॉपर्टी है, कोणों के योग का नियम है। ये दो नियम हैं। अब ये जो नियम आपको बताए गए हैं इसी के आधार पे आपका जो है एक्सरसाइज के प्रश्न हैं उसको जो है इन नियमों के आधार पर आपको करना है। एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, इसी के आधार पर इसका अभ्यास करेंगे आप। अब इस नियम के आधार पर एक प्रश्न समझेंगे। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। ये आपका है। अब ये फिगर बना हुआ है, इसमें देखेंगे क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल दिया गया है 130, 120 यक्स और ये 50 डिग्री है। अब इसमें आपको यक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जैसा अभी आपको बताया गया है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंतः कोणों का जो योग होता है वो 360 होता है। तो उस नियम के अनुसार लिखेंगे द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स of a quadrilateral equal to 360 डिग्री। अब इस नियम के अनुसार आप इसको लिख सकते हैं x प्लस 120 प्लस 130 प्लस 50, यानी ये चारों कोणों का योग ये बराबर होना चाहिए 360। इस प्रकार से अब इसे जो है सरल कर लीजिए। तो अब ये हो गया x प्लस 120, 130 और 50 तीनों को जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 300। तो ये हो गया x प्लस 300 बराबर 360। अब इसको पक्षांतर करेंगे जैसा आपको समीकरण में बताया गया है, बाय ट्रांसपोजिंग 300 तो इधर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 360 माइनस 300, तो x बराबर 50, x बराबर 60 डिग्री। इस तरह से जो है 360 में से 300 घटाएंगे तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। यहाँ भी लिख सकते हैं बाय ट्रांसपोजिंग 300, बाय ट्रांसपोजिंग 300। तो इस तरह से ये x की वैल्यू हो गई 60 डिग्री, x बराबर 60 डिग्री, ये आंसर हो गया। ऐसे ही इसी के आधार पे आगे आपको जो है और भी क्वेश्चन बताएंगे। इसमें आपको जो है होमवर्क करना है, तो होमवर्क अभी यहाँ पर लिख दे रहे हैं, उसी के अनुसार आप होमवर्क करेंगे।
होमवर्क में जो है एक्सरसाइज 3.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 to 5 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। जितने नियम बताए गए हैं उसी नियम के आधार पे सारे प्रश्न हैं और जो प्रश्न नहीं आएगा उसको आप पूछेंगे, फिर उसका जो है आगे आपको क्वेश्चन को बताया जाएगा।